नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज जिस शख्सियत को आप देख रहे हैं अपने अपने मेरे यूट्यूब चैनल पर, वो है सुमित जैन साहब। सुमित जैन साहब चीन में रहते हैं और बिजनेस कंसल्टेंट हैं और अपना एक बेहद शानदार यूट्यूब चैनल चलाते हैं, कॉफी विद सुमित जैन। आप उसको भी देखें और उनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। जैन साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू। जय श्री राम। जय श्री राम सर। जैन साहब, 4 तारीख को हमारे देश में जो अब तक चुनाव का एक बहुत बड़ा पर्व था वो संपन्न हुआ और उसके बाद अब रिजल्ट आने वाले हैं 4 जून को। और 4 जून का दिन बहुत बहुत मायने रखता है, क्योंकि जो सर्वे, जो नतीजे, जो सर्वे और जिस तरह की चर्चाएं हो रही हैं उसमें ये देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी हैट्रिक करने वाले हैं। क्रिकेट की भाषा में अगर कहें तो तीसरी पारी अपनी शुरू करेंगे प्रधानमंत्री के तौर पर। जैन साहब, इसको लेकर क्या हो रहा है कि बहुत सारी खुसफुसाहट है समाज के अंदर और कुछ हमने ऐसी चीजें सुनी हैं, कुछ इंटेलिजेंस की भी ऐसी खबरें हैं कि 4 तारीख के बाद कुछ बड़ा हो सकता है। क्या हो सकता है? और कुछ वीडियोस भी इस तरह के वायरल हुए हैं, इसका भी मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं। तो विपक्ष का एक बहुत बड़ा प्लान है, वो क्या है? तो सर, वाकई क्या ये जो तीसरी पारी है नरेंद्र मोदी जी की, वो विपक्ष पर इतनी भारी पड़ने जा रही है कि ये सब परेशान हो उठे? देखिए, आपने शुरुआत करी हैट्रिक से, तो जी। पांडे जी एक चीज बताइए, जब हैट्रिक होती है तो जो 11 प्लेयर होते हैं टीम के, वो जश्न मना रहे होते हैं और दूसरे खेमे में मातम छाया होता है कि ये साढ़े लाख की हो गया। तो ये ऐसा ही होता है, जब कोई जीतता है तो किसी के अंदर खुशी होती है, किसी में मातम होता है, और यही कुछ इनके साथ भी होने वाला है ऑपोजिशन के साथ। अगर हम आंकड़े देखें तो कहीं भी शक नहीं है किसी को भी कि मोदी जी नहीं आ रहे। एवरीबॉडी नोस कि मोदी ही आएंगे, थर्ड टर्म आएगी। जो आंकड़े हैं कि वो 300 होगा, 350 होगा, 400 होगा, उसके ऊपर बहस हो सकती है, जितनी मर्जी करते रहिए, वो 4 जून को पता लग जाएगा। अब इशू क्या है? इशू क्या सिर्फ अपोजिशन को है या किसी और को भी है? मैं एक दुश्मन देश में रहता हूं, मुझे मालूम है यहां पर भारत के नाम का डर ये पहली बार मैं इनकी आंखों में देखता हूं। पाकिस्तान से मेरे, आपको मालूम है, जो कई यूट्यूब के चैनल्स हैं मुझे इनवाइट करते हैं, वहां पर उनकी आंखों में मैंने खौफ देखा है। और खौफ भी इतना है कि वहां पे जो चैनल्स हैं वहां पर सुमित जैन को ना बुलाया जाए, ऐसा खौफ है। ये ऐसा क्यों है? इसका खौफ इसलिए है कि हिंदू जागा है, नेशनलिज्म जागी है। भाई, पाकिस्तान के चैनल के ऊपर जाकर उनके मुंह के ऊपर बोलना, इनके अपनी फॉल्ट लाइंस के बारे में, ये कभी किसी हिंदू ने हिम्मत नहीं करी थी। हम उनके चैनल पे जाकर जय श्री राम गर्व से बोलते हैं, ये पहली बार हुआ है। हमें पहली बार फकर और गर्व में फर्क पता लगा है। हमने पहले हमेशा ही हमें फकर है इस चीज के लिए, हम ये यूज करते थे। 10 सालों में हमें पता लग गया ये फकर नहीं, ये गर्व है। तो ये जो चीजें हैं ये टच करती हैं, ये हमारे दुश्मन लोगों को, दुश्मन कंट्रीज हैं, इन्हें भी तंग कर रही हैं। अब मैं ये बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इन चीजों को यूज करके, क्योंकि इन्होंने पूरा 75 साल एक ही काम किया, भारत को डिवाइड रखो और रूल करो। और ये फॉरेन की ताकतें हमारे ऊपर हावी रही, हमें यूज करती रही जैसे उनको यूज करना था। लेकिन 10 सालों में उन्होंने जितनी भी कोशिश करी हमें यूज करने की, हम तो आंख में आंख डाल के बात करते हैं, और अगर किसी ने ज्यादा आंख दिखाई तो आंख निकाल भी लेते हैं। बालाकोट में हमने वही काम किया जो पहले कभी भी हमने नहीं किया था। इसलिए सारे दुश्मन लोग हमारी ऑपोजिशन के साथ मिलकर क्या चाहते हैं कि भारत में जो ये नेशनलिज्म का ये एक झंडे के नीचे सबको खड़ा कर दिया मोदी जी ने, इसको कैसे हिलाया जाए, इस झंडे को हिलाया जाए, नींव को हिलाया जाए। अब नींव को हिलाने का एक ही तरीका है कि आप यहाँ पर इकोनॉमी के ऊपर अटैक कीजिए। जब इकोनॉमी पे अटैक होगा, चीजें महंगी होंगी, चीजें नहीं मिलेंगी, दिक्कतें आएंगी, बिजनेस नहीं आएगा, तो लोगों की चीखें निकलेंगी। उससे फिर वो एक विद्रोह की सिचुएशन बननी शुरू होगी। लोगों के दिमाग में आएगा आग लगी पड़ी है, बिजनेस आ नहीं रहा है, इकोनॉमी डाउन है, मोदी जी को हटाया जाए। अब इसकी दस्तक आपको दिखती है हिडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी अदानी जी के अगेंस्ट। अब के हमें पता लग गया कि तब भी हमें पता था कि ये फेक रिपोर्ट है, और उस रिपोर्ट के बेसिस के ऊपर
क्या हुआ? आप हिमाचल हार गए, आप कर्नाटका के स्टेट इलेक्शंस आप हार गए क्योंकि वो नैरेटिव दिखाया गया कि मोदी भी करप्ट है। लेकिन 1 साल के बाद वो प्रूव हो गया कि वो रिपोर्ट किसी गद्दारों ने खुद ही छापी थी पैसे बनाने के लिए और मोदी जी को हराने के लिए। वार क्या था? वार करना था इंडिया की इकोनॉमी को ताकि हमारी जो स्टॉक मार्केट है डाउन हो जाए। प्लस एक नैरेटिव क्रिएट किया गया पूरी दुनिया में कि भारत की जो कंपनीज़ हैं वो करप्ट हैं। यहाँ का जो इकोसिस्टम है वो करप्ट है। यहाँ पर पैसे मत लगाइए, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी मत कीजिए। क्यों? ताकि यहाँ पर इंडस्ट्री ना आए और जो कंपनीज़ चाइना से निकलकर भारत में आने की कोशिश कर रही हैं, वो यहाँ पर ना आए। आप समझ रहे हैं तारें कहाँ जुड़ी हुई हैं। अब जी, 4 जी। जून को जैसे ही मोदी जी थर्ड टर्म में भारी बहुमत के साथ वापस आएँगे, एक ही काम किया जाएगा। ये इसलिए इसलिए नहीं किया जाएगा कि ऑपोजिशन को सपोर्ट करना है। ये इसलिए किया जाएगा कि यहाँ पर जब आग लगेगी, जो फॉरेन की कंपनीज़ चाइना से निकलकर भारत आने की कोशिश कर रही हैं, अमेरिकन कंपनीज़ भारत में आना चाहती हैं, वो यहाँ पर ना आएँ। वो चाइना से बाहर ना निकलें क्योंकि चाइना की वाट लगी हुई है। इन्हें अपनी कंट्री को सँभालना मुश्किल हुआ पड़ा है। उससे बचने के लिए ये सारे काम किए जाएँगे और ये ड्रामा चलता रहेगा जब तक वो अपने मंसूबे पर यानी कि अपने जो उनकी एस्पिरेशंस है, उसको पूरा ना कर लें। मैं चाइना को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। ये अपनी लड़ाई बहुत लंबी लड़ते हैं और इन्हें करप्ट लोग अच्छे लगते हैं। इन्हें पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़, अफ्रीकन कंट्रीज़ इन्हें अच्छी लगती हैं। भारत में कांग्रेस बहुत अच्छी लगती थी, जो 2008 में बेशर्मी से जाकर एक एग्रीमेंट साइन करते हैं छुप के, राहुल गांधी के थ्रू जबकि वो कुछ भी था नहीं अपनी पार्टी में, ना तो अध्यक्ष था, ना प्रधानमंत्री था। प्रधानमंत्री और अध्यक्ष उसके पीछे बैठे थे, खड़े थे और उसने एक एग्रीमेंट साइन किया, हमारी इंडस्ट्री का बट्टा बढ़ा दिया। यानी कि देश को बेचकर वो आदमी आ गया था 2008 में पैसे लेकर और पैसे लेकर मैं बड़ी ही उससे बात कर रहा हूँ कि पैसे लिए थे अपनी फाउंडेशंस के अंदर और देश को बेच दिया था। चाइना को ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं और उन्हें सपोर्ट वो हमेशा करते रहेंगे और ये चाइना का प्लान भी है। मैं उसका उदाहरण दे सकता हूँ। ताइवान की जो पार्लियामेंट है, उसके अंदर अभी कल एक एग्रीमेंट या उन्होंने एक लेजिस्लेशन पास कर लिया कि ताइवान विल जॉइन चाइना। हुँ, आपको इसके बारे में पता भी नहीं है, भारत में बात भी नहीं हो रही है क्योंकि हुँ। काम इतने चुपके से हुआ है। उन्होंने ऑपोजिशन पार्टीज़ को चाइना ने पैसे खिलाए, अपने पाले में किया और अपनी ही पार्लियामेंट में, अपनी फ़ेवर में पूरी कंट्री बेच दी। यही काम वो करते हैं पूरी कंट्रीज़ में। हर कंट्री में जहाँ जाते हैं, वो करप्ट पॉलिटिशियंस को पकड़ते हैं, पैसे खिलाते हैं और अपनी फ़ेवर में लेजिस्लेशंस करवा लेते हैं। और मैंने तो कई वीडियोज़ बनाए हैं कि मोदी हटा, जी, अरुणाचल कटा। ये एग्रीमेंट ऑलरेडी कांग्रेस के साथ हो चुका है कि अगर गलती से भी ये परमानेंटली मेंटल पीएम बन गया, परमानेंटली मेंटल का भी शॉर्ट फॉर्म पीएम ही होता है, इसलिए कांग्रेस जो है उनके वहाँ पर पीएम का मतलब है परमानेंटली मेंटल राहुल गांधी। अगर ये कहीं प्रधानमंत्री बन गया, पहले दिन ये अरुणाचल काट कर चाइना को दे देगा। ये एग्रीमेंट ऑलरेडी हो चुका है इनका। तो चाइना को ऐसे ही लोग पसंद आते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि पप्पू जैसे लोग यहाँ पे प्रधानमंत्री बन जाएँ। अगर नहीं बन सकते, तो आग लगा दी जाए, ताकि यहाँ पर इंडस्ट्री ना आए। मैंने पूरा डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करी है कि ये तारें ओके। सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारी ऑपोज़िशन ही नहीं कर रही, ये पीछे से पावर्स भी हैं, जो ये करवाना चाहती हैं, बेशक वो सोरोस हो, बेशक वो सीआईए हो, बेशक वो चाइना हो। ये कोई भी नहीं चाहता कि भारत में मोदी जी इतने स्ट्रांगली अभी काम कर सकें, इसलिए इनको तंग करते रहो। वो कभी फार्मर्स का प्रोटेस्ट करवाएँगे, कभी सीएए के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कराएँगे। अभी तो जो सुप्रीम कोर्ट है या हमारी कोर्ट्स हैं, इनके खिलाफ भी बहुत कुछ होने वाला है ताकि ये थोड़ा-सा बंदे दे पुत्र बने। लेकिन उसको रोकने के लिए ये अब दंगे करवाएँगे ताकि मोदी जी आराम से काम ना करवा पाएँ और यही काम इन्होंने ट्रम्प के साथ भी किया था 2016 से लेके 20 तक उस बंदे को काम ही नहीं करने दिया। अब यहाँ पर भारत में भी यही काम करने की कोशिश है। कर सकते हैं कि नहीं? ये वक़्त बताएगा। लेकिन हमारी खुफिया एजेंसियाँ अलर्ट पर हैं सुमित जी और उसके अलावा हमारी पूरा एडमिनिस्ट्रेशन और पूरा देश इसके लिए इस चीज़ को समझ रहा है। एक बात हमको बताइए कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनती है, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनती है, तो ईवीएम की खराबी का कोई मुद्दा नहीं उठता। आप ये माना जा रहा है कि अब ये अभी से इन्होंने रोना शुरू कर दिया है। ये कल शायद कुछ नेता जो है चुनाव आयोग गए भी थे मिलने के लिए, कुछ ऐसी बातें भी सुनने में आई हैं कि उन्होंने अभी से अपना मन बना लिया है। उधर आप देख ही रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का नाटक, वो भी आप देख रहे हैं। और उधर आप एक चीज़ और देख रहे हैं,
पाकिस्तान से फवाद चौधरी का समर्थन राहुल गांधी के लिए। उधर मणिशंकर अय्यर वो ऑलरेडी कह चुके हैं कि जो ये चाइना के बारे में ये कथित तौर पर उन्होंने कहा, ये सो कॉल्ड शब्द का इस्तेमाल किया, जो आक्रमण हुआ 1962 में। तो सर ये सब चीजें कैसे जुड़ रही हैं? देखिए, पहली बात ये है, कांग्रेस हमेशा ही चाइना के करीब रही है, उनके कदमों को चूमते रहे हैं। बेशक वो जवाहरलाल नेहरू था, वो इंदिरा गांधी थी, वो जवाहरलाल नेहरू थे, या रिमोट कंट्रोल की मनमोहन सिंह की सरकार थी। चाइना ने अपनी मनमर्जी करी है, वो हमारे इंडिपेंडेंस से लेकर 14 तक, उसके बाद उनकी मनमर्जी बंद हो गई है। नाक में खून इतना निकाला जा रहा है जब भी वो कोई कोशिश करते हैं कि खून सूख ही नहीं रहा चाइनीज का, और इसलिए वहां पे आर्मी वाले जाना भी पसंद नहीं करते बॉर्डर के ऊपर सर्विस करने के लिए। चाइना को एक इंडिकेशन बार बार दिया जाता है कांग्रेस की तरफ से, हमें ले आइए, उसके बाद आप जो चाहेंगे हम करने को तैयार है। मैंने आपको पहले बोल दिया, मोदी हटा, अरुणाचल कटा, ये मुद्दा है इनका और कुछ भी नहीं है। अभी आते हैं ईवीएम के ऊपर। ये ईवीएम का रोना क्या है? ईवीएम का रोना ये है कि जब हैट्रिक हो जाती है तो बोलते हैं कि बॉल में टेम्परिंग हुई, इसके कारण हैट्रिक हो गई, वरना हैट्रिक नहीं हो सकती थी। ये बॉल टेम्परिंग का मामला लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। खुद जीत जाएं तो कोई टेम्परिंग नहीं है, हार जाएं तो टेम्परिंग है, ये कुछ भी नहीं है। और ये मुझे लगता है कि बीजेपी को भी चाहिए कि इसका काउंटर बड़ा आसानी से हो सकता है। काउंटर करने का तरीका क्या है कि भाई, जब सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी ईवीएम का पॉइंट जा चुका था, उन्होंने क्लीन चिट दे दिया है, यानी कि आप अवहेलना कर रहे हो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की। कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आपको क्लीन चिट दे दिया कि ईवीएम में धांधली नहीं हो सकती, अगर आप बोलते हैं कि धांधली हो सकती है, आप प्रूव कीजिए। जब प्रूव करने के लिए इलेक्शन कमीशन आपको बुलाता है, सुप्रीम कोर्ट बुलाता है, आप नहीं जाते हैं, दैट मीन्स कहीं ना कहीं आप लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो, एक मुद्दा निकालने की कोशिश कर रहे हो कि किसी तरीके से आग लगाई जाए। अब आप बोलते हैं कि हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो सतर्क है। पांडे जी, भारत में इतनी ज्यादा कांग्रेस ने गाजा पट्टियां बनाई हुई हैं, हमास के लोग तैयार किए हुए हैं, कहां कहां पर आपकी एजेंसी जाएंगी? हमारी आर्मी 15 लाख लोगों की है और जिहादी 30 करोड़ हैं। आप सोच के देखिए, 15 लाख लोग उन जिहादियों को कैसे फेस करेंगे, कैसे रोकेंगे? और वो तो आते भी भीड़ तंत्र में है। लोकतंत्र की बात हम करते हैं, वो भीड़ तंत्र की बात करते हैं। जब 10,000 लोग आकर आपके घरों में आग लगाएंगे, आप रोक नहीं सकते। कितनी पुलिस, जितनी मर्जी पुलिस आप लगा लीजिए, वो अपना डैमेज करके अपने घरों में जाकर बुरके डालकर छुप जाएंगे। आपको ये भी पता नहीं लगेगा कि कौन आया था, कहाँ आया था और कहाँ जाके छुप गया है। तो इसलिए ये कहना बड़ा आसान है कि सिक्योरिटी फोर्सेस सतर्क है, उन्हें मालूम है कि कहाँ पे क्या होने वाला है। जब भीड़ तंत्र है, भीड़ पैसों की बिना नहीं आती है, ये भी याद रखना। और इसके पीछे कितना पैसा लगाया जाएगा, यही जो फोर्सेस मैंने बताई आपको, जो फॉरेन की फोर्सेस है, वो कितना पैसा फेंकेंगी इस सारी चीज को करने के लिए, ताकि भारत में कहीं इंडस्ट्रीज आनी ना शुरू हो जाए, कहीं यहाँ पर तरक्की आनी शुरू ना हो जाए। जो मोदी जी का सपना है कि मुझे 2047 तक इसे एक डेवलप्ड कंट्री बनाना है, और उन्होंने इंडिकेशन भी दे दिया कि भगवान ने मुझे इसी काम के लिए भेजा है, इसी काम के लिए चूज किया है, और मैं 2047 तक कहीं जाने वाला नहीं हूँ। सोच के देखिए उस बंदे की विजन क्या है कि मैं 2047 में मरूं या 50 में मरूं या मैं 2030 में मरूं, कभी भी मरूं, लेकिन भारत को एक ऐसी नींव देके जाऊं जो एक डेवलप्ड कंट्री खड़ी हो सके यहाँ पर। और ऑपोजिशन का एक ही मुद्दा है कि यहाँ पर कोई भी मुद्दा बिना बात पे खड़ा किया जाए। बॉल टेम्पर्ड है, इसका आड़ में ये आग लगाएं। और राहुल गांधी ने तो अपने भाषण में बोल भी दिया था कि 4 जून के बाद इस देश में आग लगने जा रही है। बेवकूफों का यही होता है, अपना प्लान पहले से बता देते हैं। इसलिए 1 तारीख को ये मीटिंग भी करने वाले हैं कि भारत में कैसे आग लगाई जाए, कैसे लोगों को बेवकूफ बनाया जाए, और यहाँ पर एक ऐसा इंडिकेशन पूरी दुनिया में भेजा जाए कि योर मनी, योर कंपनीज, योर पीपल आर नॉट सेफ हियर। बहुत गंदे प्लान है। इतनी आसानी से ऑपोजिशन वाले इस जीत को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कई लोगों की दाढ़ी ब्लैक से सफेद हो चुकी है पिछले 10 सालों में। दिमाग जो 1-आधा% था वो 0 हो चुका है, और उस गर्मी में उसके अंदर आग भी लग चुकी है जो अंदर भूसा था। कई लोगों ने तो ट्वीट भी किया है कि भूसे में आग लगी है, सर के ऊपर पानी डाला जा रहा है, गर्मी में बेहाल हैं। और ये आपको लगता है कि अगले 5 साल इतने आसानी से चुप करके बैठ जाएंगे? पॉसिबल नहीं है। ये लड़ाई बहुत लंबी है, हिंदुओं को जागना पड़ेगा, उसके बिना आप ये लड़ाई लड़ नहीं सकते।
वैसे तो राहुल गांधी कई बार कह चुके हैं केरोसिन छिड़कने की देर है, और नो, केरोसिन छिड़की हुई है, तीली लगाने की देर है। केरोसिन तो हमने पूरे देश में ऑलरेडी बिछा दिया है। अच्छा सुमित जी, एक बात और बताइए, प्रधानमंत्री मोदी कभी जैसे एक बार केदारनाथ गए थे, वहां उन्होंने एक साधना की थी, मौन साधना की थी। कल वो कन्याकुमारी में थे, वहां भी मंदिर में उन्होंने मौन साधना की। अच्छा, कल 1 तारीख है, कल लास्ट फेज का इलेक्शन भी है। तो सवाल इस बात का है कि हम ये देखते हैं कि क्या विपक्ष के पास कोई एजेंडा है या नहीं। आप सरकार का विरोध करते हैं, आप सरकार का विरोध करते करते आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करने लगते हैं, बल्कि विरोध नहीं करते, उनसे चिढ़ने लगते हैं, उनसे नफरत करने लगते हैं। मैं राहुल गांधी की स्पीच देखता हूं, जिस मतलब अजीब तरीके से वो अपनी स्पीच देता है, मतलब ऐसा लगता है उसमें एक नफरत झलकती है। तो क्या ये प्रधानमंत्री की हर चीज से इस तरह से चिढ़ना, अगर वो मंदिर जाएं तो चिढ़ना, वो काशी जाएं तो चिढ़ना, वो केदारनाथ जाएं तो चिढ़ना, ये सब क्या दर्शाता है? मतलब ये क्यों है ऐसा? देखिए, पहली बात ये है कि राहुल गांधी जब बोलता है मोदी जी के जी। नाम लेकर, तो हम्म। कैसे बोलता है वो? ये जी। मोदी तो गया, मोदी जी। तो गया, मोदी हम्म। तू गया, ना कि तू तड़ाक की बात। और जब ये बोलता भी है राहुल गांधी, तो ऐसे जी। लगता है जैसे दांत पीस रहा हो। ऐसा हम्म। क्यों है? हम्म। क्योंकि मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास हम्म। इसका फॉर्मूला दिया। 140 हम्म। करोड़ लोगों के लिए पॉलिसीज बनाई, सबको बराबरी से उन्होंने हर चीज को दिया है। हम्म। लेकिन जो राहुल गांधी है, उसने क्या हम्म। किया? उसने बनाई मोहब्बत की दुकान। मोहब्बत हम्म। किससे? और दुकान में किसको बेचा जाएगा, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। तो इसलिए ये जो सारा सिस्टम है, जो ये राहुल गांधी को जो गुस्सा है, वो इस बात का है कि 75 साल इन्होंने अपीजमेंट पॉलिटिक्स, हिंदुओं को दबा के रखना, हिंदुओं को अपने ही धर्म से नफरत करवानी, उसके ऊपर इन्होंने अपनी सियासत को चलाया। और यहाँ पर एक आदमी, एक हिंदू, एक सिंपल आदमी आकर इनकी जी। लंका में आग लगा देता है, छिप हम्म। भेद भेद देता है, मुस्लिम वोटों को भी अट्रैक्ट कर लेता है अपनी तरफ, जिनको पाल के रखा अभी तक, अनपढ़ गँवार रखा ताकि वो इनको बेवकूफ़ों की तरह वोट करते रहें। उनको अपने पाले में कर लिया इतनी आसानी से मोदी जी ने काम करके। इस बात की चिढ़ है कि हमारा 75 साल का मेहनत किया हुआ सारा काम मोदी जी ने पानी फेर दिया, और कोई चक्कर ही नहीं है। और मोदी जी की ये जो हिंदुत्व का जो नारा है कि हिंदुओं को जगाने वाला काम है, उसमें कामयाब हुए हैं। सारे हिंदू इकट्ठे हुए हैं, एक मोदी जी के पीछे लग गए हैं। ये कांग्रेस को कभी बर्दाश्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनका जो प्लान था मोहब्बत की दुकान का, कि मोहब्बत करेंगे मुसलमानों से और दुकान में बेची जाएँगी हिंदुओं की लड़कियाँ। जैसे कर्नाटका में, हिमाचल में ऑलरेडी इन्होंने करना शुरू कर दिया। भारत में 75 साल यही कुछ करते रहे। अपीज़मेंट के चक्कर में इन्होंने हमेशा ही हमारे साथ दगा दिया है हमें। जितनी पॉलिसीज़ इन्होंने मुसलमानों के लिए बनाई, हिंदुओं के लिए आप मुझे एक पॉलिसी बता दीजिए जो हमारी फ़ेवर में बनाई हो। और जब मोदी जी सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं, तो इससे इनको चिढ़ लगती है, और इसका काउंटर इनके पास नहीं है। इसीलिए वो दाँत पीस-पीस कर बात करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल ये कभी भी सत्ता में नहीं आने वाले कांग्रेसी है। इसी बात की चिढ़ है कि पूरी की पूरी नस्ल है इनकी खराब हो गई, जो जिसको बोलते हैं प्रधानमंत्री इन वेटिंग ही रहने वाले हैं। आप सोच के देखिए, किसी आदमी को बचपन से बताया हो अगला प्रधानमंत्री तू है, और वो 50 साल का हो जाए, वो प्रधानमंत्री ना बन सके, वो दाँत नहीं पीसेगा तो क्या पीसेगा? हाँ, हाँ, वो तो। इतना बोल सकता हूँ कि 2024 में 4 जून के बाद एक चीज़ तो पिसनी तय है, वो है चक्की। हम्म। बिल्कुल, वो तो यही समझते हैं कि वो तो देश में राज करने के लिए ही पैदा हुए हैं। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और उनका पब्लिक के वेलफेयर से कोई लेना देना नहीं है। और डर इस बात का है, जो पैसा उन्होंने कमाया है, जो अरबों की संपत्ति है, वो किसी तरह बची रहे, शायद इसलिए वो जेल भी नहीं जाना चाहते। जेल जाने देखिए, से बचते पहली बात बता दूँ आपको, मैंने इसके हैं। ऊपर बड़ा डिटेल में वीडियो भी बनाया था कि राहुल गांधी और इसकी पूरी फैमिली, हुँ। इस सभी का पैसा स्विट्ज़रलैंड के बैंक में नहीं है। भारत की गवर्नमेंट ने बड़ी कोशिश करी कि इनके जो पैसे अमेरिका में, स्विट्ज़रलैंड में हों, उसका पता लग जाए, लेकिन वहाँ पर ज़ीरो पैसा मिला है, क्योंकि पैसा सारा इन्होंने चाइना में ऑलरेडी डाइवर्ट कर दिया, क्योंकि चाइना के साथ हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं है कि हमारे पास कोई भी भारतीयों का पैसा अगर चाइना में है, तो उसके साथ वो शेयर करें। वो पैसा इन्होंने सारा ऐसी जगह पे रखा है, जहाँ से पैसा निकल नहीं सकता। पैसा इन्होंने ऑलरेडी सेव कर लिया, लेकिन इन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। ये मुझे लगता है कि अगली टर्म में ये अब
सिर्फ चक्की पीसेंगे, जेल में जाएँगे। और ऐसा नहीं है कि सबूत नहीं है गवर्नमेंट के पास, ये तो सुप्रीम कोर्ट और जो हमारी कोर्ट्स हैं, वहाँ पर डेट ही नहीं मिलती है इनके केसेस की। लेकिन इस बार जो ये सारा चेंजेस की जा रही हैं कोर्ट्स के अंदर कि विदिन 1 ईयर, 2 इयर्स आपको जजमेंट देना ही पड़ेगा। डेट आपको पहले 3 महीने में देनी ही पड़ेगी। अब उसके अंदर ये उन्हें ना तो बेल दे पाएँगे और डेट भी देनी पड़ेगी, सुनवाई भी करनी पड़ेगी और फैसले भी देने पड़ेंगे। यानी कि अगर 3 साल का टाइम दिया है, तो आप समझ लीजिए कि 2025-26 तक ये जेल में होंगे और वहाँ पे चक्की पीसेंगे और हमें हलाल आटा नहीं खरीदना पड़ेगा। अब अगली बार हम गांधियों का बनाया हुआ, खुद का पिसा हुआ आटा ही खरीदेंगे। बहुत सही बात कही सुमित जी आपने, और वाक़ई आपका एनालिसिस बड़ा ज़बरदस्त है। और देखते हैं कि 4 तारीख के बाद क्या सूरत-ए-हाल होती है। प्रधानमंत्री मोदी अपनी हैट्रिक पूरी कर रहे हैं और तीसरी बार देश की सत्ता पर आएँगे। तब तक हमको देखना होगा उसके बाद क्या स्थिति निर्मित होती है, वो भी हम उस पर नज़र रखेंगे। और जो भी होगा नया डेवलपमेंट, उस पर मैं आपसे एक बार फिर बात करने की कोशिश करूँगा। आप हमको समय दीजिएगा। अपने बेशकीमती वक़्त से आपने समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आभार, थैंक यू। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जय श्री राम।